उत्तराखंड में अचानक आपदा का आगमन क्यों और कैसे हुआ, आज हम ग्राउंड जीरो से इसकी डिस्कवरी करेंगे। आज उस धमाके की डिस्कवरी होगी जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा गुनहगार है। आज कुदरत को क्रोधित करने वाला, वाटर बम फोड़ने वाला सबसे बड़ा विलेन बेनकाब होगा। जिसने तबाही के अलर्ट को अनदेखा किया, जिसने देवभूमि को तबाह होने दिया, आज उसका पर्दाफाश होगा। उत्तराखंड में तबाही के ऐसे कितने स्पॉट मौजूद हैं, आज हम इसका खुलासा करने जा रहे हैं। ओ भाई साहब, गए। उत्तराखंड के बाद तबाही का अगला स्टेशन कहां होगा, आज उसकी पड़ताल होगी। अरे जल्दी आओ। सात फरवरी 2020 सुबह 10 बजे रेणी जगगांव चमोली। मेरा छोटा सा लड़का है 10 साल का, उसने बताया पापा वहाँ रॉकेट छूट रहा है। तो आता का मैंने ऐसे देखा ही नहीं। उलट पुलट खाली रॉकेट जैसे आ गया, रॉकेट जैसे। देख रहा वहाँ पे विस्फोट हुआ, उसके बाद सीधा सा आगे से पूरा मंदिर आ रहा था उलट पुलट। उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को सुबह 10 बजे चोटी नंद देवी की पहाड़ियों पर धूप बस निकली ही थी। अचानक चीन की सरहद के नजदीक रेणी जगगांव के लोगों को लगा जैसे बर्फीली पहाड़ियों पर कोई बड़ा धमाका हुआ है। कुछ को लगा जैसे रॉकेट गिरा है और फिर बर्फीले हिमखंडों में आगे बढ़कर तबाही मचाने की रेस सी लग गई। कुछ लोगों की जाने बची, हल्ले से भाग भी गई है। हल्ला यार, कुछ लोग भागे, आधे लोग बच गए, 10, 15, 20 लोग बचे। मेरा छोटा भाई था वहाँ कंपनी में, जब हमने उलट पुलट देखा तो हमने कहा मेरा भाई नहीं बचा है। तपोवन के रैणी गांव के पास सप्तऋषि और चंबा पहाड़ हैं। इन दोनों पहाड़ों के बीच के सबसे निचले हिस्से से ग्लेशियर टूटकर ऋषि गंगा नदी पर गिरा। इस वक्त मैं हजारों फीट ऊंचाई पे रेणी गांव पहुंच चुका हूं, जहां के पीछे ग्लेशियर टूटा था और नदी में गिरा था। जो मेरे पीछे सफ़ेद बर्फ़ की चादर में लिपटे पहाड़ देख रहे हैं, उसके पीछे से जो पहाड़ था वो ग्लेशियर टूटा और टूट के ये जो नदी नीचे बह रही है ऋषि गंगा, इसमें वो ग्लेशियर फटा और सैलाब बहता हुआ आगे गया और आगे कुछ किलोमीटर जाकर जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट था उसको धराशायी करते हुए पूरा बहा कर ले गया, जिसमें कि सैकड़ों लोग लापता हो गए, बह गए।
सुबह 10 बजे नंदा देवी ग्लेशियर टूट गया और 3 मिनट से भी कम वक्त में दो पहाड़ों के बीच पतली सी लकीर की तरह बहती पहाड़ी नदी ऋषिगंगा में सुनामी जैसी लहरें उठ गईं। बर्फीला सैलाब रैनीचक गांव में तबाही मचाने लगा। मेरा छोटा भाई था वहाँ कंपनी में, जब हमने ये उलट पुलट देखा तो हमने कहा मेरा भाई नहीं बचा है। हमको बहुत दुख लग रहा है कि अपने भाई का, लेकिन कंपनी हमारा साथ नहीं दे रहा है यहाँ पे, और प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि प्रशासन हमारा साथ देगा तो मेरे भाई को जहाँ भी होगा उसको ढूंढ कर हमको दीजिए। वैसे सरकार और प्रशासन खोजने की कोशिश कर रही है, हाँ वो कोशिश कर रही है। आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा विस्फोट देखा था? नहीं देखा है जिंदगी में हमारा। मेरे को 62 वर्ष हो गया। यहाँ मेरे कर्मभूमि है, उस धार पर के तरफ लात में मेरे वो जन्मभूमि है। अरे यहाँ आता का मैंने ऐसे देखा ही नहीं। पहले प्रलंकारी लहरों ने एक छोटे बांध को तोड़ा, फिर ऋषिगंगा बिजली प्रोजेक्ट बह गया। बिजली प्रोजेक्ट और उसमें काम कर रहे मजदूर ओझल हो गए। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को तबाह करने के बाद सैलाब आगे बढ़ा और चीन बॉर्डर को जोड़ने वाला ब्रिज बहा ले गया। ये ब्रिज एकमात्र जरिया है जिससे हमारे सैनिक चीन बॉर्डर पर पहुंचते हैं। ब्रिज टूटने से आसपास के 12 गांवों से कनेक्शन भी टूट गया। सर, ये कितना बड़ा हादसा लगता है आपको कि इतना बड़ा ये पुल टूट गया, और कब तक ये सफाई हो जाएगी? सर ये बहुत बड़ा हादसा है। कल देखते ही ये हुआ कि बहुत चारों तरफ हाहाकार मच गया, और मैं बता रहा हूँ कि अब 1 घंटे के अंदर हम इसको क्लियर कर देंगे। उसके बाद में ब्रिज लॉन्चिंग का प्रोग्राम चालू हो जाएगा। हो सकता है कल हम ब्रिज लॉन्चिंग का काम चालू कर देंगे और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे का लिंक टोटल टूट चुका है। ग्लेशियर फटा तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के राजेश निगम नजदीकी सड़क के लिए सर्वे करने निकले थे। उनकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ। बीआरओ के इंजीनियर ने बताया, जायम खंड टूटकर नदी में गिरा। वहां बड़े बड़े पत्थरों वाला मलबा 100 मीटर ऊंचाई तक बह रहा था। हम लोगों ने बस ये देखा, जस्ट हम लोग रोड के किनारे खड़े थे, अटेंडम एक ब्लास्ट जैसा हुआ और धुआं सा दिखा। तो हम लोग सोचे इसमें भी कोई स्लाइड हुआ है। तो देखा आगे, जैसे ही आगे बढ़े तो देखा कि पूरा मलबा चला आ रहा है। मलबा चला आ रहा, तो फिर जब देखा थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखा आवाज़ भी आई थी बहुत ज़्यादा। हाँ, आवाज़ भी थी, बहुत तेज़ आवाज़ थी। तो हम लोग सोचे कोई स्लाइड हुआ है रॉक का, बट जैसे देखा थोड़ा सा तो मलबा आ रहा था। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखा लमसम वो 100 मीटर हाइट का मलबा था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियर ने अपने मोबाइल में खींची तस्वीर दिखाई और बताया कि ग्लेशियर से टूटकर ऋषिगंगा में गिरा मलबा पहले दाईं ओर की पहाड़ी से टकराया। वहां से सब कुछ तबाह करने के बाद मलबा आगे बढ़ता हुआ धौली गंगा नदी में मिल गया। आप मोबाइल में कुछ तस्वीर भी आपके दिखाना, मुझे क्या दिखा रहे हो आप? ये वो तस्वीर है जब? हाँ, ये वो तस्वीर है। ये ग्लेशियर यहाँ से ऐसे आया, मलबा आकर के यहाँ पे टकराया। अच्छा, पहले बाएं तरफ टकराया? हाँ, दाहिनी तरफ, इधर से देखेंगे तो दाहिनी तरफ यहाँ पे टकराया। यहाँ पे एक छोटा सा मकान जैसा था, हाँ, झोपड़ी जैसा, उसमें आकर के टकरा करके, और ये लमसम रिवर लेवल से 3000 फीट पे है। उतने ऊपर पे जाकर के ये टकराया। उसके बाद बैक होकर के फिर ये आगे जाकर के धौली गंगा में मिल गया जाकर के। ऋषिगंगा नदी पर बने 13 मेगावाट की छोटे बिजली प्लांट को तबाह करने के बाद सैलाब धौली गंगा में पहुंच गया। अब ऋषिगंगा और धौली गंगा दोनों नदियां दोगुनी ताकत से तबाही मचाने लगी। धौली गंगा के विकराल बाढ़ ने 10:30 बजते बजते एनटीपीसी के बड़े पावर प्रोजेक्ट को भी तबाह कर दिया। तबाही के इस मंजर की एक और तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तपोवन का वो हिस्सा है, वो प्रोजेक्ट है धौली गंगा का जल विद्युत परियोजना, जिसको
बनाने में लगभग ये कहा जा रहा था कि पूरा हो चुका था। ये तस्वीरें, ये तबाही के मंजर के बाद की तस्वीर है और जिस तरीके से तबाही आप देख सकते हैं, ये जो पानी का जो कहा जा सकता है एक हिस्सा था एवलांच, जो ग्लेशियर का, वो हिस्सा किस तरीके से यहाँ पहुँचा और इस पूरे हिस्से को तोड़ते हुए टनल में जिस तरीके से उसने तबाही मचाई, कई लोगों की ज़िंदगी चली गई, कोई अपनों को ढूंढ रहा है, तलाश रहा है। और ये जो हिस्से आप देख रहे हैं किस तरीके से टूट चुके हैं, ये पूरा ये जो मलबा है, ये ग्लेशियर का जिस तरीके से पहाड़ के हिस्से, कंक्रीट और जो सीमेंट का, ये पूरा का पूरा ये टनल में चला गया। ये जो रास्ता है ये टनल की तरफ जाता है और पूरी तरीके से ये सामने वाला हिस्सा है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा हिस्सा आप देखें, अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके की तस्वीर रही होगी। धौलीगंगा नदी पर बना तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट पूरी तरह तहस नहस हो गया। धौलीगंगा और ऋषिगंगा नदी पर बने डैम पूरी तरह बर्बाद हो गए। तपोवन के पास मलारी घाटी की शुरुआत में बने 2 पुल भी सैलाब में बह गए। राहत और बचाव के काम में लगे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के जवानों को रेडियो सिग्नल से पता चला कि एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट की टनल में कई मजदूर फंस गए हैं। मैं इस वक्त तपोवन में मौजूद हूं। जो तस्वीर है वो काफ़ी हैरान करने वाली है कि एक तबाही का मंजर जो रहा, जिसमें कई मौतें भी हुई और कई अपनों को ढूंढ रहे हैं और अभी भी तलाश रहे हैं। ये तस्वीर है, ये वो प्रोजेक्ट है एनटीपीसी का जहां काम चल रहा था, यही बैराज है, यहीं वो तबाही का मंजर कल देखने को मिला सुबह लगभग 10 बजे के करीब, जब एकाएक ग्लेशियर का एक टुकड़ा यहाँ तोड़ते हुए यहाँ से आगे गया। ये बनाया जा रहा था, पूरी तरीके से देखे ध्वस्त कर दिया है, जिसमें कई जानें चली गई, कई लोग लापता है, 150 से ज़्यादा रेस्क्यू। आगे टनल है, अगर आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी आपको सिर्फ तबाही के वो निशान ही नज़र आएंगे कि जिस तरीके से ये हुआ है, इसमें कई जानें चली गई, कहीं अभी तलाश की जा रही, कई लोगों की। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ लगा है और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इससे साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक ये तस्वीर रही होगी। यहाँ कुछ कंपनी में काम करने वाले हैं जो उस वक्त यहाँ थे। हालांकि तस्वीर क्या हुआ था यहाँ पे? अचानक पीछे एम्बुलेंस आया जिसके कारण कोई भी आदमी अपनी साइड से जो है इधर उधर न जा सका। सुना है 15 से 16 लोगों को वहाँ से बचाया गया है। आप भी एनटीपीसी में काम? हम तो ऋत्विक कंपनी से हैं, जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। अच्छा, उसी कंपनी से आप? कितने लोग रहे होंगे इस वक्त यहाँ? कल संडे का दिन था तो कम थे लोग काम पे। तपोवन में अब भी कई लोग मिट्टी में दबे हुए हैं। लोगों को निकालने का काम जारी है, लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिर इतनी बड़ी तबाही हुई कैसे? दरअसल जिस नंदा देवी पहाड़ से नंदा देवी ग्लेशियर टूटा वो कंचनजंगा के बाद देश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी ग्लेशियर के पश्चिम में ऋषिगंगा नदी और पूर्व में गौरी गंगा घाटी है। पहले सैलाब ने तबाही इसी इलाके में मचाई। आमतौर पर सर्दियों में ग्लेशियर पिघलते नहीं है, इसलिए सर्दियों में ग्लेशियर का टूटना सामान्य बात नहीं है। अब वैज्ञानिक इस तलाश में जुटे हैं कि नंदा देवी ग्लेशियर के साथ हुआ क्या था। नंदा देवी ग्लेशियर दरअसल कई ग्लेशियरों का समूह है। यहां पर 7 अलग अलग ग्लेशियर मिलकर के नंदा देवी ग्लेशियर को बनाते हैं और इन ग्लेशियरों के नाम हैं, पहला बारतोली ग्लेशियर, इसके अलावा अगला ग्लेशियर है कुर्नटोली ग्लेशियर, वहीं इसके अलावा नंदा देवी नॉर्थ ग्लेशियर भी इस समूह का हिस्सा है और नंदा देवी साउथ ग्लेशियर भी इस समूह में एक ग्लेशियर है। इसके अलावा नंदकाना ग्लेशियर भी इस समूह का हिस्सा है और रमानी ग्लेशियर भी इस समूह का हिस्सा है। साथ ही त्रिशूल ग्लेशियर भी इस समूह का हिस्सा है और नंदा देवी ग्लेशियर से पिघल करके दरअसल जो पानी ऋषि गंगा और धौली गंगा नदियों से बहता है वो आगे चलकर पहले अलकनंदा और फिर गंगा में मिल जाता है। ये दोनों ही ग्लेशियर और चोटी देश और उत्तराखंड की कई नदियों के स्रोत हैं। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड और कई नदियों का स्रोत है। नंदा देवी चोटी को उत्तराखंड की देवी की तरह पूजा जाता है। सर्दियों में ग्लेशियर पिघलते नहीं है, लेकिन बर्फ का वजन बढ़ता जाता है। पिछले 5 दिनों से इस इलाके में भीषण बर्फबारी हुई है। वैज्ञानिकों की एक थ्योरी सामने आ रही है कि हो सकता है कि इससे ग्लेशियर में बर्फ की ओवरलोडिंग हो गई और ग्लेशियर को संभालने वाले रॉक्स टूट गए। की डिस्कवरी न्यूज़ 24।
चमोली में आई तबाही के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। और इसी के साथ देश जानना चाहता है कि आखिर ये वाटर बम क्यों फूटा, क्या इससे बचा जा सकता था? अगर हाँ, तो इसका असली गुनहगार कौन है? 10 की डिस्कवरी में आज आपको इन सवालों का जवाब मिलेगा। सच जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज 24 के रिपोर्टर्स ने पड़ताल शुरू की। सच उन लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता जो इन पहाड़ों की गोद में रहते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले स्थानीय लोगों से बात की। हम लोग तो इसको मानेंगे कि ये मानव निर्मित आपदा है। कभी किसी ने नहीं सुना कि इस महीने में फरवरी में कोई ग्लेशियर गिरा है, लेकिन ये निश्चित रूप से हमारे द्वारा किया जाने वाला छेड़छाड़ है जिसकी की कीमत चुकानी पड़ रही है। और अगर इसको आज रोका नहीं गया, इस पे रोक नहीं लगी, तो आगे ये और बड़ा कारण हो सकता है किसी भी तबाही। पानी के वेग में पावर प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से तबाह हो गया। कोई नामो निशान नहीं बचा सिवाय एक चीज के, 2 टनल जिसके अंदर कई जिंदगियां फंसी हैं। एक टनल से 16 लोगों को निकाला गया, दूसरे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन आपदा के शिकार लोगों का सवाल इसी टनल पर है, इसे क्यों और कैसे बनाया गया? तरह से पहाड़ के लिए इंजीनियरिंग, पहाड़ के लिए एनवायरनमेंट की सुरक्षा, क्योंकि आप प्रकृति पर वार करेंगे तो एक टाइम पे प्रकृति आप पे भी वार करेगी। ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो हादसा हुआ है इसमें कई जानें चली गई हैं, और सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि डैम बन रहे हैं, सुरंग खोदी जा रही है, ब्लास्ट हो रहे हैं, उसका कारण भी हो सकता है। क्या लग रहा है कि यही वजह है या ये प्राकृतिक आपदा है, इसे ये कहेंगे? नहीं, प्राकृतिक आपदा तो है ही है, लेकिन जो छेड़छाड़ पहाड़ों के साथ हो रही है, निश्चित तौर पे हम ये मानते हैं कि जितने ये डैम बन रहे हैं, इस डैमों को रोका जाना चाहिए। बड़े डैम नहीं बनने चाहिए, ये हम तो हमेशा से मांग कर रहे हैं। बड़े डैम बना रहे, जब ब्लास्टिंग हो रही है उससे पूरे पहाड़ हिल रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ऐसे हादसा होंगे। निश्चित तौर पर ये बड़े डैम नहीं बनने चाहिए। चमोली के लोगों का तो सीधा सीधा इल्जाम है कि ये एक मैन मेड आपदा है, लेकिन हमने वैज्ञानिकों से हकीकत जानने की कोशिश की। जब हम इतने बड़े इंटरवेंशंस यहाँ पर कर रहे हैं तो हम इस इलाके का डिजास्टर पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। इस तरीके के हादसे की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ती जाएगी। उत्तराखंड के चमोली में एनटीपीसी का जो पावर प्लांट है, वैसे कई पावर प्लांट उत्तराखंड और हिमाचल में या तो पहले से बने हुए हैं या फिर प्रस्तावित हैं। हिमाचल सरकार ने हाल ही में लाहौल में 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पर MOU साइन किया है। ये 5 प्रोजेक्ट SJVNL और NTPC के हैं। लाहौल में ही कुल 100 से ज्यादा ग्लेशियर हैं। यहाँ हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर शिगरी भी है। चेनाब घाटी में 16 हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं। ये घाटी काफी नाजुक इलाका है। अब ये हाइड्रो प्रोजेक्ट प्लांट पर्यावरण पर काफी असर डालते हैं। पर्यावरण को नुकसान को लेकर के भी लोगों ने यहाँ पे बात कही कि उनको इस बात की नाराज़गी थी। जो कुछ लोगों ने हमसे बात की, जो कहा कि पर्यावरण को नुकसान इससे होता था। जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को आप देखें, हाइड्रो पावर प्लांट, ये जिस तरीके से ये ध्वस्त हुआ, इसके कारण क्या थे कि टनल बनाया गया, जो पहाड़ थे वो दरक रहे थे, कमज़ोर हो रहे थे। 80% से जो प्रोजेक्ट काम हो रहे हैं उत्तराखंड में, उसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से ब्लास्टिंग है और बेतहाशा तरीके से जो चारधाम हाईवे जैसे रोड बना रहे हैं, रेलवे लाइंस बना रहे हैं, और कोई भी इतने बड़े इंटरवेंशन लेने के बावजूद हम कोई इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, डिजास्टर पोटेंशियल असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं चला रहे हैं। तो इसकी वजह से यदि हम इस तरीके के डिसीजन लेते रहेंगे तो हादसे और भी गंभीर होते जाएंगे। एक्सपर्ट्स ही नहीं, इन प्रोजेक्ट्स पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट भी सवाल खड़ी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद राज्य के 39 में से 24 पावर प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी थी।
मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद उत्तराखंड में बांधों और पावर प्रोजेक्ट्स पर काम लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा था कि अगर इन पावर प्रोजेक्ट से वन और पर्यावरण को खतरा है तो इन्हें रद्द क्यों नहीं किया जा रहा। इसके बाद केंद्र की ओर से दायर हलफनामे में यह कहा गया था कि सरकार विकास के सभी काम वैज्ञानिक तरीके से कराएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार को निर्देश जारी करते हुए कहा था कि सरकार चाहे तो इन प्रोजेक्ट्स को इको सेंसिटिव जोन से बाहर दूसरे क्षेत्रों में शिफ्ट करने पर विचार कर सकती है। मामले की सुनवाई अभी तक जारी है। उत्तराखंड के 24 पावर प्रोजेक्ट्स पर रोक के मामले में सुनवाई के दौरान 2016 में तत्कालीन जन संसाधन मंत्री उमा भारती की ओर से दायर हलफनामे में केंद्र सरकार के रुख के उलट कहा गया था कि नदियों का रास्ता नहीं रोका जाना चाहिए। उत्तराखंड में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी और गंगा नदियों पर कोई भी बांध या पावर प्रोजेक्ट खतरनाक होगा। कुदरत से खिलवाड़ सिर्फ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और डैम्स के रूप में नहीं हो रहा है, बल्कि कई ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं जिसका कुदरत पर बुरा असर पड़ रहा है। चारधाम प्रोजेक्ट बनने पर भी उत्तराखंड में पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा था। इसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एक कमेटी, जिसमें रवि चोपड़ा ने एक रिपोर्ट में ये सबमिट किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये निर्देश दिया था कि 7 मीटर की बजाय सड़क को 5.5 मीटर चौड़ा करना है। विकास परियोजनाएं, डैम प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सड़क परियोजनाएं, ये तो वो फैक्टर हैं जो सीधे सीधे इन त्रासदियों को बुलावा दे रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा खतरा आने के इंतजार में है। हिमालय के ग्लेशियर भारत और आसपास के देशों के करीब 2.5 अरब लोगों के लिए लाइफलाइन है, लेकिन इस लाइफलाइन पर अब इंसानों से खतरा है। अगर इंसान नहीं रुके तो यही ग्लेशियर वाटर बम बन जाएंगे। फिर वही होगा जो चमोली में हुआ, या उससे भी बड़ा। चमोली में आई इस परले में ग्लेशियर का हिस्सा टूटा, जो नदी में गिरा, जिसने अपना रास्ता बनाया, और जो सामने आया उसने उसे तहस नहस कर दिया। बताया यह भी जा रहा है कि इसकी खास वजह तापमान बढ़ना थी। हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहे तापमान के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर झीलें खतरनाक विस्तार ले रही हैं और कई नई झीलें भी बन गई हैं। जब उनका जलस्तर खतरनाक बिंदु पर पहुंच जाता है, वो अपनी सरहदों को लांघ देती हैं और जो रास्ते में आता है उसे बहा ले जाती हैं। भारत सरकार के बॉडी इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी से हाल ही में रिटायर हुए डीपी डोभाल ने इस मामले में काफी रिसर्च की है। उनकी स्टडी से जो अलार्मिंग सच सामने आया है, ये उन्हीं से सुनिए। जो बर्फ जमी हुई लूज मटेरियल था, एकदम से फिर मौसम साफ हो गया। उसको जो है टाइम नहीं मिला कम्पैक्ट होने का, तो एकदम से गर्मी हुई तो ग्लेशियर ऊपर से मेल्ट होना शुरू हो गया। तो जहाँ एक बार मेल्ट होना शुरू हो जाता है तो वो पूरा फिसलना शुरू हो जाता है। एक बार जब कहीं भी फिसल गया तो पूरा रोल करता वो, और ये बहुत खतरनाक होता है। अब हम सुनो को जो है बड़े इजी मूड लेते हैं, बहुत सॉफ्ट है के करीब पर, लेकिन जब उसमें भाता है तो वो अपने साथ बहुत सारे मटेरियल लेकर आता है। ये बहुत इरोजन एजेंट है, बहुत खास इरोजन का। अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर ये ग्लेशियर इतना बड़ा खतरा क्यों है। चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा ही, लेकिन ग्लेशियर के साथ साथ नदी में काफी मात्रा में मलबा भी टूट कर गिरा। वो कैसे, इस एनिमेशन के जरिए समझिए। तापमान बढ़ने से ग्लेशियर के नीचे पानी की एक लेयर बहने लगती है। इससे ग्लेशियर के नीचे के हिस्से में दरार पैदा होती है और फिर यह मिट्टी टूटकर ग्लेशियर के साथ चलती है। इस प्रोसेस को एरोजन या कटाव कहते हैं। ग्लेशियर के नीचे यह मलबा धीरे धीरे जमा होता जाता है। इस प्रक्रिया को एब्रेजन या घर्षण कहा जाता है। ग्लेशियर के नीचे जितना मलबा भरता जाता है, वो उतना ही भारी और कमजोर होता जाता है, और इसी भार से कई बार ग्लेशियर टूट जाता है। ग्लेशियर के टूटने पर साल 2019 में एक स्टडी पब्लिश की गई थी। इस स्टडी को दुनिया भर के 22 देशों के 350 रिसर्चर्स और 350 लेखकों ने मिलकर पब्लिश किया था। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका गया तो केदारनाथ और चमोली जैसे हादसों को भी नहीं रोका जा सकेगा।
रिपोर्ट में अगर प्रदूषण के दर को रोका नहीं गया तो साल 2100 तक हिमालय रेंज के 2/3 ग्लेशियर पिघल जाएंगे। बीते 25 सालों में बर्फ पिघलने की रफ्तार दोगुनी हो गई है। हर साल 1.5 फीट के बराबर बर्फ पिघल रही है। हिमालय के पूर्वी और पश्चिमी छोर पर बर्फ के पिघलने का दर सबसे ज्यादा है। ग्लेशियर पिघलना और ग्लेशियर टूटना दोनों इंसानियत के लिए कितना बड़ा खतरा है। केदारनाथ और चमोली की त्रासदी इसका महज ट्रेलर है। जरा सोचिए कि आने वाले वक्त में कितना बड़ा प्रलय हमारा इंतजार कर रहा है। 10 की डिस्कवरी के लिए चमोली से राहुल प्रकाश के साथ प्रशांत देव की रिपोर्ट। और इसी के साथ 10 की डिस्कवरी में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हम एक और बड़ी डिस्कवरी के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।